नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुष्पेंद्र सैनी और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर हम कंप्यूटर की क्लासेस चला रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर में जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस देख चुके हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना रहेगा मेमोरी। मेमोरी सेक्शन अपना है। तो आज शुरुआत करते हैं अपन मेमोरी की कि अपने कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, और जो मेमोरी है वो कौन से भाग में कौन सी मेमोरी अपनी आती है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मेमोरी जो है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मेमोरी का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब ये जो स्टोरिंग है ना, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरिंग है वो आपकी टेम्परेरी स्टोरेज भी हो सकता है और आपका परमानेंट स्टोर भी हो सकता है। यानी डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी रूप से स्टोर भी कर सकते हैं और परमानेंट रूप से स्टोर भी कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर ये दो प्रकार की होती है। पहली तो अपनी होती है प्राइमरी मेमोरी। पहली तो कौन सी होती है? अपनी प्राइमरी मेमोरी होती है। और दूसरी जो मेमोरी होती है इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्लियर बात। अब देखो, नेक्स्ट अपन बात करें, प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, इसको अपन ने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक अगर और अपन बढ़ाना चाहें तो अपन कौन सी बढ़ा सकते हैं? कैश मेमोरी ले सकते हैं। ठीक है ना। बाकी अगर अपने को ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की अपनी प्राइमरी मेमोरी होती है। पहली तो अपनी होती है रेम। पहली कौन सी होती है? रेम होती है। और दूसरी कौन सी होती है? अपनी रोम होती है। सबसे पहले बात करेंगे रेम की। रेम का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? ठीक है ना। तो रेम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबको पता है इस बात का? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे क्वेश्चन जो है ना पहले आते थे। ठीक है, शुरू में जो कंप्यूटर जब एग्जाम के अंदर कंप्यूटर को ऐड किया गया था उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन आते थे कि रेम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हो गई कि रेम जो होती है, ठीक है ना, इसका पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है एस रेम और दूसरी कौन सी होती है? डी रेम। ठीक है, पहली होती है एस रेम। एस रेम का मतलब होता है स्टैटिक। और दूसरी होती है डी रेम। डी रेम का मतलब होता है, डी का मतलब हो गया डायनेमिक। डी का मतलब क्या हो गया? डायनेमिक। अब पहले अपन बात करेंगे कि जो रेम होती है ना इसका कार्य क्या है। रेम का कार्य क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रेम जो है ना वो हमने देखी थी कब? जब हमने पैनल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे उस टाइम पर रेम हमने देखी थी। ये देखिए, ये क्या है? अपनी रेम है। ये क्या है? अपनी रेम है, ये वाली। ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूंगा कि रेम क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? एक हार्डवेयर है। क्लियर। कई बार ये पूछ लिया जाता है आजकल। ये जो क्वेश्चन है ना ये अपना बहुत ही चलन में है कि कोई भी नाम दे देता है कंप्यूटर में और पूछता है कि ये हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो अपने को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि भैया ये जो नाम है ना ये हार्डवेयर का है या फिर सॉफ्टवेयर का है। जैसे देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्रोसेसर में, और पूछा भी यही जाता है। प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या होता है? बता सकते हैं क्या प्रोसेसर क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट है। प्रोसेसर क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है। एक चिप है जिसको हमने जिक्र किया था जब अपन ने पैनल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। ठीक है ना, जब अपन हार्डवेयर पढ़ रहे थे उस टाइम पर हमने जिक्र किया था प्रोसेसर क्या है? अपनी एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्लियर। उसी प्रकार से अपना जो रेम है ये भी क्या है? एक हार्डवेयर है। ठीक है। अपने मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है। अगर आपको देखना हो तो पैनल्स का जो है उसमें इंटरनल पैनल जब अपन ने पढ़ा था उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कहां पर अपन रेम को लगाते हैं। ठीक है। इसको देखो और क्या कहा जाता है। रेम का दूसरा नाम है मेन मेमोरी। दूसरा नाम क्या है? मेन मेमोरी है। क्यों है? रेम को इसलिए हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं क्योंकि रेम के अंदर ही सबसे पहले इनपुट आता है। इनपुट सबसे पहले कहाँ आएगा? रेम में आएगा। और आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट भी किससे निकलेगा? रेम से निकलेगा। इसका मतलब अगर रेम नहीं हो तो ना तो अपन इनपुट कर सकते हैं ना ही अपन क्या कर सकते हैं? आउटपुट कर सकते हैं। तो अगर इनपुट नहीं करवा पाएंगे इसका मतलब है अपना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। अपना कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। क्लियर। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी कहा जाता है। दूसरी बात कि ये जो रैम है इसे अपन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसे एक बार ऐसी वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो पावर सप्लाई अगर ऑन हो
तब तक तो डेटा को क्या रखती है, स्टोर रखती है। डेटा को क्या रखती है, स्टोर रखती है। ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई ऑन हो तब तक डेटा क्या रहते हैं, उसके अंदर स्टोर रहते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है उसमें से डेटा क्या हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। यानी अगर मैं कंप्यूटर को बंद कर दूं तो इस रैम में जितने भी डेटा है वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें तब तक डेटा स्टोर रहते हैं जब तक कि पावर सप्लाई ऑन है। पावर सप्लाई ऑफ होते ही डेटा क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। ये मेन मेमोरी है क्योंकि इनपुट और आउटपुट इसी से होते हैं। क्लियर। इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेरी मेमोरी। कुछ समय के लिए डेटा को इसके अंदर स्टोर किया जाता है प्रोसेस करवाने के लिए। प्रोसेस होने के बाद में डेटा इसके अंदर स्टोर होते हैं आउटपुट दिखाने के लिए। और आउटपुट अगर मान लीजिए कि आउटपुट आपने देख लिया तो ऑटोमेटिक डेटा इसमें से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। डिलीट होने का मतलब क्या है कि अगर अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये स्लाइड यहां पर चल रही है, तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, ये सबसे पहले कहां से आ रही है, इनपुट, ये आपकी जो है रैम से अपने को यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है। जैसे ही मैं स्लाइड को बंद करूंगा ना, स्लाइड का कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। दूसरी फाइल अगर मैं चलाऊंगा तो वो फाइल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। और उसके बाद में उस फाइल को जब तक मैं देखता रहूंगा तब तक यहाँ पर लोड रहेगी। और जैसे ही मैं उस फाइल को बंद कर दूंगा यहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो टेम्परेरी रूप से अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इसकी जो एक्सेस स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो लगभग ये 50 नैनो सेकेंड, ठीक है ना। अप्रोक्स कितनी होती है, 50 नैनो सेकेंड से, ठीक है ना। अप्रोक्स कितनी होगी, 50 नैनो सेकेंड होगी। क्लियर। अप्रोक्स है, लगभग, क्लियर नहीं है ये क्या है, लगभग में है। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि रैम जो होती है ना, उसका काम क्या है, तो काम क्या हो जाएगा, इनपुट लेना, आउटपुट प्रोड्यूस करवाना। ठीक है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रैम की, कि रैम कितने प्रकार की होती है। तो रैम कितने प्रकार की थी अपनी, दो प्रकार की थी। एक तो कौन सी थी, एस रैम, और दूसरी कौन सी थी, डी रैम। एस का नाम क्या हो जाएगा, स्टैटिक रैम, और डी का नाम क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैम। क्लियर बात, यहां तक कंप्लीट है। अब अपन देखते हैं कि ये जो दो रैम के टाइप है ना, ये क्या है, किस तरीके से इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। आप यहां पर इस रैम को देख रहे हैं ना, ये मान लीजिए कि ये हो सकता है कि ये एस रैम हो, और हो सकता है कि ये क्या हो, डी रैम हो। कैसे, ये जो डी रैम होती है, सबसे पहले बात करेंगे अपन डी रैम की। कौन सी रैम की बात करेंगे, डी रैम की बात करेंगे। देखो, अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में डी रैम लगी हुई है तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर आपके कंप्यूटर में एस रैम लगी हुई है तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में मान लीजिए डी रैम लगी हुई है, तो डी रैम क्या होती है, बार बार रिफ्रेश होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी रैम है जो बार बार रिफ्रेश होती है, तो बार बार रिफ्रेश कौन होती है, डी रैम होती है। बार बार रिफ्रेश होने का मतलब क्या है, देखिए इसके पास में जब आउटपुट आएगा तो वो आउटपुट कहां से आएगा, आपका प्रोसेसर से, क्योंकि प्रोसेसर ही क्या करता है, प्रोसेसर ही क्या करता है, गणना करता है, और गणना करने के बाद में ये हमें दे देता है आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है ना। तो प्रोसेसर से डेटा आ रहे हैं, किससे डेटा आ रहे हैं, प्रोसेसर से डेटा आ रहे हैं। रैम को दे दिए कि भैया 2 + 2 = 4 दिखाओ, 2 + 2 = क्या दिखाओ, 4 दिखाओ। रैम अपने को मॉनिटर के ऊपर 4 दिखा रहा है, लेकिन अगर रैम डी प्रकार की है, किस प्रकार की, डायनेमिक प्रकार की है, तो यूं मान लीजिए कि ये रैम जो है ना, ये भूल जाता है। ये क्या कर लेता है, भूल जाता है कि अपने को क्या दिखाना था। प्रोसेसर इसको फिर से बताता है, फिर से ये अपने को क्या दिखाने लग जाता है, आउटपुट दिखाने लग जाता है। यानी हाइड एंड शो, ये क्या करता है, हाइड एंड क्या करता है, शो करता है डेटा को। डेटा का जब आउटपुट होता है तो उसको एक बार तो हाइड करता है, कभी शो करता है, कभी हाइड करता है, कभी शो करता है। इस सिचुएशन में प्रोसेसर क्या होगा, बिजी रहेगा। यानी प्रोसेसर पे बिना मतलब का क्या लग रहा है, बोझ पड़ रहा है ना, बर्डन पड़ रहा है, तो प्रोसेसर क्या रहेगा, यहां पर बिजी रहेगा। ठीक है। तो ये जो डी रैम होती है ये बार बार रिफ्रेश करती है। ठीक है ना। रिफ्रेश करने से इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी रैम है जो स्लो है, तो डी रैम जो होती है वो एस रैम की अपेक्षा क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है ना। ये डी रैम की अपेक्षा क्या होती है, सस्ती होती है। डी रैम की अपेक्षा क्या होती है, सस्ती भी होती है। तो काफी बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी रैम जो है वो सस्ती होती है, निम्न में से कौन सी रैम जो है वो स्लो होती है। ठीक है ना। तो डी रैम जो होती है वो क्या होती है, सस्ती होती है, और क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है ना। ये बार बार क्या करती है, रिफ्रेश करती है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी रैम है जो बार बार रिफ्रेश करती है, तो डी रैम जो है वो बार बार रिफ्रेश करती है। क्लियर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं डी रैम की, कि हमने कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर एस रैम ना लगा करके हमने कौन सी रैम लगा रखी है, डी रैम लगा रखी है। कौन सी रैम लगा रखी है,
डी रैम लगा रखी है। तो डी रैम जो होती है ना वो बार बार रिफ्रेश नहीं करती है, बार बार रिफ्रेश नहीं करती है, ये महंगी होती है, ये क्या होती है, महंगी होती है, और इसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी। यानी डायनेमिक रैम जो है वो एस रैम की अपेक्षा महंगी होती है, बार बार रिफ्रेश नहीं करती है, और ये क्या होती है, महंगी होती है, कॉस्टली होती है, ठीक है ना। तो डी रैम, एस रैम जो होती है वो स्टैटिक है, कंटेंट को स्टैटिक रखती है, हाइड एंड शो वाला फंक्शन ये नहीं करती है, बार बार प्रोसेसर को बिजी करने का काम नहीं करती है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर बात, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने से पूछे जाते हैं रैम से रिलेटेड, कि रैम के अंदर कौन कौन से अपने टाइप्स होते हैं, रैम क्या काम करती है, रैम अदर किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो टेम्परेरी मेमोरी ये होती है, इसके अंदर डेटा जो है वो स्टोरेज नहीं कर सकते हैं अपन टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं, जब तक अपन आउटपुट देख रहे हैं, किसी फाइल को खोल रहे हैं, तो वो टेम्परेरी रूप से आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाती है। बात क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपनी जो रोम होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर दूसरी कौन सी होती है, अपनी रोम होती है। दूसरी कौन सी होती है, रोम होती है। क्लियर, दूसरी कौन सी होगी भाई, रोम होगी। अब रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है ना, ये होती है बिल्ड इन मेमोरी, ठीक है। रोम जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर पहले से फिक्स की हुई रहती है, एक आईसी के रूप में रहती है। पैनल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना, उसके अंदर जो इंटरनल पैनल है उसको पढ़ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि इस तरीके से रोम यहां पर लगी हुई रहती है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या रहती है, अपनी परमानेंट रहती है यहां पर, यानी मदरबोर्ड के ऊपर परमानेंट रूप से लगाई हुई रहती है। किसके द्वारा, पब्लिशर द्वारा, यानी जिसने मदरबोर्ड बनाया है, जिस कंपनी ने मदरबोर्ड बनाया है वही क्या करता है, रोम को मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स करके अपने को देता है उस, और वही क्या करता है, उस रोम के अंदर अपने डेटा को स्टोर करके देता है। अब देखो रैम जो है ना ये टेम्परेरी मेमोरी है, रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, लेकिन रोम क्या टेम्परेरी मेमोरी है, रोम टेम्परेरी मेमोरी है या परमानेंट मेमोरी है, तो रोम जो होती है वो परमानेंट है, रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी। क्लियर, ठीक है ना। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी थी, क्या रोम भी वोलेटाइल मेमोरी है, अगर रोम वोलेटाइल मेमोरी होता तो ये परमानेंट डेटा को स्टोर थोड़ी करता, इसलिए इसे मैं क्या कह दूंगा, ये नॉन वोलेटाइल है। कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसको कहा जाता है। परमानेंट होगा तो नॉन वोलेटाइल ऑटोमेटिक हो जाएगा। वोलेटाइल किसको कहा जाता है, ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर होते हैं, ठीक है। रोम जो है इसमें इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज क्या है, क्या यूज करते हैं अपन रोम का, ठीक है। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर को जब स्टार्ट होता है, कंप्यूटर क्या होता है, जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से संबंधित, या फिर मैं कहूं तो कंप्यूटर के ऑन होने से संबंधित जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के ऑन होने से या फिर स्टार्ट होने से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम्स कहां पर होते हैं, आपके रोम में होते हैं। कहां पर होते हैं, रोम में होते हैं। साइन थीटा कोस, साइन कोस थीटा जैसी एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो भी किसके अंदर स्टोर होती हैं, आपकी रोम में स्टोर होती हैं। कंप्यूटर को अपडेट करने से संबंधित या फिर अपडेट रखने से संबंधित, अपडेट रखने से संबंधित जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स किस में होते हैं, आपके रोम में होते हैं। किस में होते हैं, रोम में होते हैं, ठीक है ना। रोम की एक सहायक और आएगी जिसके अंदर ये स्टोर रहते हैं। क्लियर। तो रोम जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर को ऑन होने से संबंधित प्रोग्राम्स को रखता है। ये परमानेंट मेमोरी है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम को मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी क्या करती है, मदरबोर्ड के ऊपर पहले से फिक्स करके देती है। इसके डेटा जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी पब्लिशर पहले से ही क्या करके देता है, इसके अंदर फिक्स करके देता है, यानी अपने को डाल करके देता है। अब रोम जो है वो होती कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की आपकी रोम होती है। पहली होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है ईपी रोम यानी इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरी होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 3 प्रकार की आपकी क्या होती है, रोम होती है। अब देखो तीनों प्रकार कौन से हैं, किस तरीके से इनको अपन डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से देखो
यहां पर देखो आपको रोम दिखाई दे रही होगी, ये आपका मदरबोर्ड है, ये आपका मदरबोर्ड है जिसको सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है, और ये आपकी क्या है, देखो ये आपकी रोम है जो पहले से फिक्स की हुई है, एक आईसी के रूप में है। कैसे है, एक आईसी के रूप में यहां पर लगी हुई है। क्लियर बात, ठीक है। अब ये मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी ही इसको बना करके देती है, इसके अंदर डेटा भी कौन डाल के देता है, मदरबोर्ड वाली कंपनी इसको इसमें डेटा डाल के देता है। परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तीन भाग थे, तीनों भागों के बारे में बात करेंगे। देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, यूज क्या हो गया, फॉर एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स, ठीक है ना, इन कंप्यूटर। स्टोरेज डेटा इन रोम इज कॉल्ड फर्मवेयर, ये एक पॉइंट नोट कर लेना कि इस रोम के अंदर जो डेटा स्टोर रहते हैं उनको फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फर्मवेयर के नाम से इसको जाना जाते हैं। मैंने कहा कि कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंदर होते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित साइन कोस थीटा जैसे जो एक्सप्रेशन है वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो प्रोग्राम है इसको किस नाम से जानते हैं, अपन फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फर्मवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रैम बात कर रहे थे यहां पर, तो देखो टाइप ऑफ रैम के अंदर में अपन ने बात की, तीन प्रकार की रैम आपकी होती है, कौन कौन रोम आपकी होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरी अपनी कौन सी है यहां पर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, तीन प्रकार की। अब तीनों प्रकार कौन से हैं इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहली अपनी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। देखो, ऐसी रोम जिसके अंदर पब्लिशर द्वारा डेटा फिक्स करके दिया जाता हो, ठीक है, उन डेटा को यूजर ना तो अपडेट कर सकता है, ना ही किसी डेटा को हटा सकता है, ना ही कोई नया डेटा डाल सकता है। यानी जो डेटा डाल के दे दिए गए हैं वही डेटा इसके अंदर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ऐसी जो रोम होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, पी रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक। दूसरी अपनी होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी रोम जिसको 20 मिनट तक अल्ट्रा वोयलेट किरणों के सामने यानी पराबैंगनी किरणों के सामने रखा जाए तो उसके डेटा को अपडेट किया जा सकता है यूजर के द्वारा। यानी ऐसी रोम जिसको यूजर द्वारा अपडेट किया जा सकता है, कैसे, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वोयलेट किरणों के सामने 20 मिनट के लगभग रखने पर उसमें से डेटा को अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। तो भैया इसमें से डेटा को क्या किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी आती है ईईपी रोम। अब इस ईईपी रोम से यानी थर्ड जो रोम है उससे अपने को एक पॉइंट याद रखना है कि अपने जो मोबाइल फोन होते हैं, स्मार्टफोन जो होते हैं, उनमें ईईपी रोम का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का उपयोग कहां किया जाता है, अपने स्मार्टफोन के अंदर इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तभी अपन देखते हैं ना कि जब भी डेटा आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रोम के अंदर स्टोर हो जाते हैं, रोम के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अपन किसी भी डेटा को डिलीट करते हैं, डिलीट हो जाते हैं, नए डेटा आते हैं, नए डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। कहने का मतलब हो गया, ईईपी रोम एक ऐसी रोम है जिसके अंदर यूजर जो है वो डेटा को कितनी भी बार हटा सकता है और कितनी भी बार नए डेटा डाल सकता है, कितनी भी बार डेटा को हटा सकता है और कितनी भी बार डेटा को अपडेट कर सकता है। किस माध्यम से, इलेक्ट्रिकली, किस माध्यम से, इलेक्ट्रिकली, ठीक है। जबकि ईपी रोम में डेटा को अपडेट कैसे किया जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। किसके द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। ईईपी रोम के अंदर डेटा को जो अपन डिलीट और नए डेटा डाल रहे हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे, इलेक्ट्रिकली किए जाएंगे, ठीक है। अपने स्मार्टफोन होते हैं उसके अंदर किसका यूज किया जाता है, तो ईईपी रोम का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ईईपी रोम का उपयोग किया जाता है। तो ये अपनी कौन सी हो गई, रोम हो गई। ये अपनी क्या होती है, रोम होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर के अंदर किया जाता है, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बिल्ड इन मेमोरी कौन सी है, कंप्यूटर की बिल्ड इन मेमोरी कौन सी है, तो बिल्ड इन मेमोरी भी कौन सी है, अपनी रोम है, अपनी कौन है, रोम चिप है। क्लियर। तो अपनी प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की थी, दोनों प्रकार आपको मैंने बताए, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी हो गई, प्राइमरी मेमोरीज हो गई। कौन सी हो गई, अपनी प्राइमरी मेमोरीज हो गई। क्लियर। इसके बाद अगर अपन बात करें तो वो अपनी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी जो है इसके साथ में अपन बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी का भी, तो वो लास्ट में करेंगे, ये अपन लास्ट में बात करेंगे इन दोनों की। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई अपनी प्राइमरी मेमोरीज जिनके अंदर रैम और रोम का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, बिल्ड इन मेमोरीज होती हैं।
कंप्यूटर के अंदर ये लगी हुई रहती हैं, फिक्स रहती हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरी जो मेमोरी होती है वो होती है अपनी सेकेंडरी मेमोरी, जिनको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा, इनको मैं क्या कह सकता हूं? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कह सकता हूं। इनको मैं परमानेंट मेमोरी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? परमानेंट मेमोरी कह सकता हूं। भाई नॉन वोलेटाइल है तो परमानेंट अपने आप ही हो जाएंगी, ठीक है। यूज किस लिए करते हैं इनका? इनका यूज किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, जिन डेटा का हम भविष्य में उपयोग करना चाहते हैं। जैसे देखिए कि हम अपने अगर फोन के अंदर मेमोरी कार्ड डालें, तो जो मेमोरी कार्ड है ना वो क्या है? आपका सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें अपन अपनी इमेजेस, अपने सॉन्ग्स, अपने वीडियोस वो रखते हैं भविष्य में उपयोग करने के लिए, कि कभी भी फ्री हो तब अपन गाने सुनेंगे, फ्री हो तब इमेजेस देखेंगे, ठीक है ना। तो डेटा को आप परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं? परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं भविष्य में उपयोग लेने के लिए। ये जो मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी मेमोरीज जो होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले आती है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप सबसे पहले। इसके बाद में आपकी आती है मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी आती है? मैग्नेटिक डिस्क आती है। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपकी पहली तो होती है हार्ड डिस्क और दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। वर्तमान कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? वर्तमान में डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वाधिक उपयोग होने वाली जो आपकी डिस्क या फिर मैं कहूं तो मेमोरी है, वो कौन सी है? तो हार्ड डिस्क है। कौन सी है? हार्ड डिस्क। देखो कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो वो कहां पर स्टोर होते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी सारे देखेंगे अपन। तो देखो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो है, इनको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात ये कि अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ये मेमोरी का नाम है, ये किसकी मेमोरी है, इसको क्या कहा जाता है, किस कैटेगरी में आती है? तो ये मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा आता है? ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सबसे पहला अपना है सीडी, दूसरा अपना है डीवीडी और तीसरा अपना है बीआरडी। तीसरा अपना कौन सा है? बीआरडी। तीसरा कौन सा होगा? बीआरडी। डिस्क की बात हो रही है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है ना, सीडी डीवीडी, ठीक है, वो सब किस में आती है? ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है। इसके बाद में आपकी आती है फ्लैश ड्राइव्स। कौन सी आती हैं? फ्लैश ड्राइव्स आती हैं, जिसमें अपने कौन से आते हैं? एक तो अपना यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको पेन ड्राइव कहते हैं, और अपनी वो इनपुट डिवाइस, वो डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइसेस में भी हैं, एमएमसी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कार्ड है, मल्टी मीडिया कार्ड। दो प्रकार के होते हैं, मिनी कार्ड और माइक्रो कार्ड। मिनी कार्ड और माइक्रो कार्ड के नाम से इनको जाना जाता है। एक एक को अपन देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपकी मेमोरी होती है वो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है, सबसे पहले मेजरमेंट यूनिट देखेंगे, क्योंकि यहां पर अपने को दर्शाया जाएगा ये इतने जीबी की होती है, ये इतने एमबी की होती है। तो जीबी और एमबी है क्या, सबसे पहले उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। भाई प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है अपना, वो किसका रहेगा? मेजरमेंट का रहेगा, मेमोरी मेजरमेंट का, कि मेमोरी जो होती है उनको मेजर कैसे किया जाता है, तोला कैसे जाता है, मापा कैसे जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए यहां देखना, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, कि मेमोरी की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखो सबसे पहली बात कि मेमोरी जो होती है उसके सबसे छोटा मेजरमेंट यूनिट क्या होता है मेमोरी को मापने का? कंप्यूटर में मेमोरी को मापने का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो बिट होता है। कौन सा होता है? बिट होता है। बिट का मतलब क्या है? कंप्यूटर में जीरो गया या वन गया, वो कितना स्पेस लेगा? वो एक बिट का स्पेस लेगा। अगर कंप्यूटर में जीरो जा रहा है, एक बिट स्पेस लेगा। अगर कंप्यूटर में एक जा रहा है, एक बिट स्पेस लेगा, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा किस में जाते हैं? जीरो वन में जाते हैं। किस में जाते हैं? जीरो वन में जाते हैं। तो अगर जीरो जा रहा है तो भी एक बिट लेगा, और वन जा रहा है तो भी क्या लेगा? एक बिट लेगा। क्लियर? सबसे छोटा क्या होता है? ये मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है ना। सबसे छोटा मेमोरी
यूनिट, सबसे छोटा मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि 4 बिट इक्वल टू कितना होता है, तो 4 बिट इक्वल टू होता है एक निब्बल या फिर हाफ बाइट, या फिर हाफ बाइट, एक निब्बल या फिर हाफ बाइट। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये 4 बिट है, ये 8 हो जाए, ये कितने हो जाए, 8 हो जाए, तो 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। कितना होता है, 1 बाइट। और जब हम कंप्यूटर में एक करेक्टर देते हैं, जैसे मान लीजिए ए हमने दिया, तो वो कितना स्पेस जो है वो कंप्यूटर के अंदर घेरेगा, तो वो कितना घेरेगा, 8 बिट का। कितना घेरेगा, 8 बिट का। और 8 बिट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट। कितना होता है, 1 बाइट होता है। तो हमसे पूछा जाए कि एक करेक्टर इक्वल टू कितना होता है, तो एक करेक्टर इक्वल टू 1 बाइट या फिर 8 बिट होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1024 बाइट मिलकर के क्या बनाते हैं, तो 1024 बाइट मिलकर के 1 किलो बाइट बनाते हैं, 1 किलो बाइट बनाते हैं, जिसको केबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केबी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट चलो, 1024 केबी इक्वल टू कितना होता है, तो 1 एमबी होता है। ठीक है ना, 1 एमबी, 1 एमबी यानी मेगाबाइट। ठीक है, 1 एमबी को किस नाम से जाना जा सकता है, तो 1 एमबी को 1 मिलियन बाइट्स के नाम से जाना जा सकता है। किस नाम से जाना जा सकता है, 1 मिलियन बाइट्स के नाम से जाना जा सकता है। नेक्स्ट अगर अपन चले तो 1024 एमबी इक्वल टू 1 जीबी, 1 जीबी, जीबी का मतलब हो गया गीगाबाइट। और इसे इसे क्या कहा जा सकता है, 1 बिलियंस ऑफ बाइट, 1 बिलियंस ऑफ बाइट इसको कहा जा सकता है। अब 1024 जीबी इक्वल टू कितना होता है, तो 1 टीबी होता है। कितना होता है, 1 टीबी होता है। 1 टीबी का मतलब हो गया टेराबाइट, और टेराबाइट का मतलब होता है 1 ट्रिलियंस ऑफ बाइट, 1 ट्रिलियंस ऑफ बाइट होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर चले 1024 टीबी इक्वल टू कितना होता है, तो 1 पीबी होगा। कितना होगा, 1 पीबी होगा। पीबी का मतलब हो गया पेटाबाइट। कितना होता है, पेटाबाइट होता है। अब 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है, तो देखिए 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1 हेक्साबाइट, 1 एक्साबाइट होता है। ठीक है ना, ईबी, इसको क्या कह देंगे अपन, ईबी कह देंगे। ठीक है, 1024 ईबी इक्वल टू कितना होता है, तो 1 जेटाबाइट होता है। कितना होता है, 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट होता है। जेटाबाइट का मतलब हो गया जेडबी। 1 जेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है, तो 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट होता है। कितना होता है, 1 योटाबाइट होता है। और 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट होता है। 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट होता है। और 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोप, 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोप, एंड द 1 जियोप इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट इन कंप्यूटर। यानी सबसे बड़ी यूनिट जो होती है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की, वो कौन सी होती है, 1 जियोप होती है। कौन सी होती है, 1 जियोप होती है। 1 जियोप इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट इनटू द कंप्यूटर। क्लियर है। तो ये अपनी क्या होती हैं, मेमोरी यूनिट्स होती हैं। सबसे छोटी यूनिट अगर पूछी जाए तो कौन सी होती है, अपनी बिट होती है। सबसे बड़ी यूनिट अगर पूछी जाए तो कौन सी होती है, 1 जियोप होती है। अगर बीच में से पूछ ले कि 1024 पेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है, तो 1 एक्साबाइट होता है। ठीक है, इस तरीके से अपनी क्या चलती हैं, ये सारी मेमोरी यूनिट्स चलती हैं। क्लियर बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरीज की। इसके बाद अपनी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरीज है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी मेमोरीज की अपन बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले अपना आता है मैग्नेटिक टेप। सबसे पहले कौन सा आता है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप के लिए अपने को 1-2 पॉइंट याद रखने हैं बस। ठीक है, कौन से, मैग्नेटिक टेप होती क्या है, चुंबकीय, चुंबकीय रिबन पर अगर डेटा को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, चुंबकीय रिबन पर अगर डेटा को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, तो ऐसी जो मेमोरी है वो कौन सी है, अपनी मैग्नेटिक टेप है। अब मैग्नेटिक टेप समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रील वाली जो कैसेट अपनी होती थी,
टेप के अंदर अपन चलाते थे रील वाली कैसेट जो थी, वो जो कैसेट है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैग्नेटिक टेप के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पॉइंट्स क्या याद रखेंगे कि इसके अंदर रिबन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रिबन का उपयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ये जो रिबन है वो सिंगल साइड में डुअल डेटा को रिकॉर्ड करता है। डुअल डेटा रिकॉर्ड करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका ये रिबन है, आपका ये क्या है? रिबन है। तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दो आप। तो कितने भागों में डिवाइड कर दो? दो भागों में। एक तरफ तो यहां पर इसमें क्या रहेंगे? डेटा रहेंगे, ठीक है, और एक तरफ इधर इसके अंदर क्या रहेंगे? डेटा रहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कैसेट जो है वो इस तरीके से होती है अपनी, ठीक है, इस तरीके से कैसेट होती है। मान लीजिए यहाँ पर रील है, यहाँ पर क्या है आपकी? रील यानी रिबन है, ठीक है। तो इस तरीके से चल करके और यहाँ पर आकर के क्या होता है? स्टोर होता है। यहाँ पर चला, यहाँ पर करके क्या होता है? ये स्टोर होता है। क्लियर? तो अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करें तो कि ये जो है, ये जो रिबन है इसके ऊपर क्या रहेंगे? आपके डेटा रहेंगे, ठीक है। अब ये इस तरीके से चल रही है तो इधर वाली इस साइड से चलेगी, ये रिबन आकर के यहाँ पर सिमटता जाएगा, तो ऊपर वाले ये डेटा को रीड कर लिया, ठीक है। इस कैसेट को फिर क्या करते थे अपन? पलट के लगा देते थे, तो ये वाले डेटा इसके अंदर आ जाते थे। क्लियर? तो एक ये रिबन होता है जो 100 से 200 मीटर लंबा होता है। 100 से 200 मीटर लगभग लंबा होता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ लेते हैं कि भाई ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर रिबन का उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? इस मैग्नेटिक टेप के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ये पूछते हैं कि जो मैग्नेटिक टेप है वो कौन से एक्सिस पर काम करती है? कौन से एक्सिस पर काम करती है? क्लियर? तो देखो एक्सिस जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक्सिस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अपना डायरेक्ट एक्सिस, और दूसरा अपना होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस दो प्रकार के अपने डेटा होते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई 5 डेटा है, आपके पास में क्या है? कोई भी 5 डेटा है यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। ये मानो कि ये 5 सॉन्ग है। ये क्या है? 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। अब आप यूज ले रहे हैं मान लीजिए सिक्वेंशियल एक्सेस को, ठीक है। आप 1 नंबर गाना सुन रहे हैं और आपको 4 नंबर गाना सुनना है। बताओ ये जो टेप है ना इसके अंदर एक नंबर गाना सुन रहे हैं, 4 नंबर गाना सुनना है, तो आपको हर एक गाने के ऊपर से जाना पड़ेगा। आपको हर डेटा को क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये डेटा सुन पाएंगे। ऐसा ही होता है। कैसेट को क्या करते थे? फास्ट फॉरवर्ड। क्या करते थे? फास्ट फॉरवर्ड। अब फास्ट फॉरवर्ड कर लो चाहे स्लो फॉरवर्ड कर लो, आपको सुनना तो ये देखना तो पड़ेगा, यानी डेटा के ऊपर से गुजरना तो पड़ेगा। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है जिसमें आप डेटा को 1 बाय 1 देखते हैं, जिसमें डेटा को क्या देखा जाता है? 1 बाय 1 देखा जाता है। क्या कहलाता है? आपका सिक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है। तो मैग्नेटिक टेप जो आपकी है वो सिक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर काम करती है। मैग्नेटिक टेप किसके ऊपर काम करती है? सिक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर काम करती है। अब मान लीजिए यहां पर आप इसका यूज ना करके सीडी का यूज करते, किसका यूज करते? सीडी का यूज करते, तो आप 1 नंबर गाने से डायरेक्ट कहां जा सकते थे? 4 नंबर गाने पे जा सकते थे। मेमोरी कार्ड का आप लोग यूज करते तो 1 नंबर गाने से डायरेक्ट कहां पर जा सकते थे? 4 नंबर गाने पर जा सकते थे, ठीक है ना। यानी कि अपन जंप कर सके, अपन क्या कर सके? जंप कर सके एक गाने से एक एक डेटा से दूसरे डेटा पर। वो क्या होता है? आपका डायरेक्ट एक्सेस होता है। कौन सा होता है? अपना डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है ना। तो पहली जो अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो अपनी कौन सी है? मैग्नेटिक टेप है। क्लियर? इसके बाद में जो आपकी आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आती है वो कौन सी आती हैं? वो आती हैं अपनी मैग्नेटिक डिस्क आती हैं, जिसके अंदर अपना क्या रहता है? एक तो अपना फ्लॉपी रहेगा और दूसरा अपना कौन सा रहेगा? हार्ड डिस्क रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर हार्ड डिस्क को लेकर के। अब देखिए ये जो मेमोरी है ना इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हार्ड डिस्क से तो खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अपन सभी क्वेश्चंस को जो है वो देखेंगे, सभी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि किसको क्या कहा जाता है, और वहीं से अपने क्वेश्चंस आजकल जो है ना वो बन रहे हैं, ठीक है। तो अपन हर एक चीज को देखते हुए चलेंगे, हर एक जो अपनी डिवाइस है उसको देखते हुए चलेंगे। हो सके जहां तक मेरा यही रहेगा कि कोई भी पॉइंट है वो छूटे नहीं, हर पॉइंट को अपन कवर करते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने को।
ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वीडियो क्लासेस जो है वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्प के लिए कर रहे हैं। तो आप भी अपने दोस्तों की हेल्प करिए वीडियो को शेयर करके, ताकि किसी को इसका फ़ायदा मिल सके, और आगामी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट को जो है ऐड किया गया है, वहाँ पर ये सारी क्लासेस जो है वो यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को अपन पढ़ते रहेंगे, आप लोग जो है वो पढ़ते रहना। ठीक है, बाकी सबके लिए जो है ना कंप्यूटर, शुरुआत में अब तक जो कंप्यूटर चलता आ रहा है, या फिर मैं कहूँ तो MS पावर पॉइंट तक जब कंप्यूटर चलेगा वहां तक तो सभी जो एग्जामिनेशन है उनके अंदर जो है टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो चेंजेस होते हैं CET के अंदर जो है वो अब तक जो अपन ने पढ़ा है वहां तक आएगा। ठीक है, और इसके बाद में MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस जो है वो आएगा। ठीक है, नेटवर्किंग उसके अंदर नहीं है तो नेटवर्किंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस है, और जो GD वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो अपने SSC CGL है, तो मेन फोकस तो किसके ऊपर है, SSC CGL। ठीक है, तो SSC CGL वालों के लिए ये तो हेल्पफुल है ही। ठीक है, पूरा कंटेंट कवर हो रहा है यहाँ से। इसके आगे जो अपना MS ऑफिस हो जाएगा, और MS ऑफिस के बाद में अपना कौन सा चलेगा, इंटरनेट चलेगा। तो इंटरनेट को भी अपन जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है, इसके बाद में टोपोलॉजीज है, डिवाइसेज है, ठीक है, OSI मॉडल है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।